नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी आपको रोज की तरह हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट का क्या मतलब है? एस्टेट आप सभी का 150 नंबर का होता है। अगर आप सभी का हिंदी सब्जेक्ट है, एस्टेट होता है टीजीटी पीजीटी के लिए 9 टू 10th और 11 टू 12th अगर आप सभी एग्जाम्स दे रहे हैं तो एस्टेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 आने वाला जो है समान रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि यह टेस्ट हिंदी का है और हिंदी बदलती नहीं इतनी जल्दी है। तो हिंदी आप सभी की टीआरई 4 हो, टीआरई 5 हो, टीआरई 6 हो, सेम वही रहने वाला है। और यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगा, यह वादा है। दोस्तों, हम लोग परीक्षा में छपने वाले प्रश्न डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न डिस्कशन होते हैं, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम हॉल में। आप सभी जब बैठेंगे तो आप सभी को दिखाई देगा कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के जो प्रश्न हल किए गए थे वही हूबहू आप सभी को उसी से संबंधित आप सभी के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, टीआरई 4 में 80 में से 75 नंबर की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। अगर यह टेस्ट सीरीज आप सभी लोग ज्वाइन करते हैं, प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग करते हैं, 80 हिंदी क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो कोई भी आप सभी एग्जाम दे रहे हो जिसमें एक भी प्रश्न हिंदी का आता है, चाहे वह हिंदी साहित्य हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, कोई भी चीज़ हो, आप सभी का पूर्ण रूप से इसमें पूरा करवाया जाएगा। टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो समान रूप से उपयोगी है, नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो भी समान रूप से उपयोगी है। तो हम लोग 80 प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं, 80 प्रश्न डिस्कशन करते हैं रोज। तो वह टीआरई 4 को देखकर ही डिस्कशन करते हैं। कारण यह है कि 80 टीआरई में अगर आप सभी का सब्जेक्ट 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th में है हिंदी, तो आप सभी का सभी में 80 ही प्रश्न आते हैं सब्जेक्टिव। बाकी 40 नंबर जीएस का पोर्शन आता है, वह अलग से डिस्कशन किया जाएगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। आज प्रैक्टिस सेट नंबर आप सभी का तीसरा है, 2 ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं और चैनल पर अपलोड है। आप लोग जाकर उसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप लोग रेगुलर इस चैनल को 1 से 1.5 घंटा देते हैं, बार बार मैं दोहराता हूँ, तो आप सभी चाहे जहाँ से कुछ भी पढ़िए जाकर, कोई मतलब नहीं उससे। अगर इस चैनल को 1 से 1.5 घंटा देते हो तो 80 में से 75 प्रश्न हर हाल में आप सभी के आएंगे। पीवाईक्यू चल ही रहे हैं, पीवाईक्यू चल रही है हिंदी साहित्य के। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट ही, अब व्याकरण की बारी है तो व्याकरण आप सभी का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो व्याकरण स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही। आप सभी को स्ट्रेटजी साझा की जाएगी कि कैसे क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आगे मिलेंगी। अभी तो कुछ रुक रुक के चलती है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी नहीं आए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप सभी को शेड्यूल वाइज क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और क्लास डिस्कशन कर स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखना, लास्ट तक बने रहना। चलिए दोस्तों, एक पहला नंबर प्रश्न हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहले नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में पहले डालिएगा, उसके बाद में आंसर देखिएगा। पॉज भले कर लेना वीडियो को, ठीक है। हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोली है। हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोली कौन सी है? पहला नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। तो हो जाएगा बघेली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बघेली। बघेली हिंदी की उदासीन आकार की बहुला बोली है, याद रखना, बार बार पूछा गया है। और यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी है। क्या अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी है? ठीक है, इतना याद रखना। ये भी पूछा जाता है कि बघेली जो भाषा है किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, विकसित हुई है? तो अर्धमागधी से। ठीक है, थोड़ा जबान में छाला निकला हुआ है, जीभ में छाला निकला हुआ है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर कोई शब्द निकल जाता है गलत, ठीक है, क्योंकि बोलते हुए दर्द होने लगता है वो छाला। ठीक दोस्तों, बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कारण ये है कि गैप नहीं करना चाहता आप सभी को, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत करवाने हैं, कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट करवाने हैं चैनल के माध्यम से। आप लोग अगर बने रहेंगे तो 100 को गुणा 8 से कर लीजिए, 8000 प्रैक्टिस आप सभी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवाए जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी के प्रीवियस ईयर चल ही रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आप सभी को करवाए जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बुक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। बार बार कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत मनोबल मिलता रहता है आप सभी के सब्सक्रिप्शन से और एक लाइक से। बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। फ्री ऑफ कास्ट चीज़ें जितनी भी प्रोवाइड करवानी होगी उतनी प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ये वादा है चैनल का, जब तक आप सभी का एग्जाम नहीं हो जाता। ये किस प्रकार का वर्ण है आप सभी को बताना। अर्धविवृत्त है, समवृत्त है, विवृत्त है, अर्धसमवृत्त है, आप सभी को बताना है। तो ये अर्धविवृत्त है, ये अर्धविवृत्त प्रकार का वर्ण है। ठीक है, ये अर्धविवृत्त है और ऊ तथा ई समवृत्त वर्ण है। क्या? ऊ तथा ई समवृत्त वर्ण है और ये क्या है? अर्धविवृत्त है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखना है। चलिए, हिंदी की लिपि कहलाती है, तो हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? आप सभी को आंसर बताना है। तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। कौन से? देवनागरी। आप सभी को पता होना चाहिए, यह आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि संविधान में लिखा है कि भारत की लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, देवनागरी लिपि आरक्षित आक्षरिक
देवनागरी लिपि आक्षरिक जीभ की वजह से शब्द जो है निकालने में इतना दर्द छाला हो रहा है, बता नहीं सकते, बोल नहीं पा रहा हूँ। देवनागरी लिपि आक्षरिक है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। ठीक है, इतना याद रखना। और देवनागरी किधर से किधर लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। किधर से? बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए दोस्तों, हम लोग चौथा नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? आप सभी को आंसर करना है। तो दाएं से बाएं अभी ऊपर बताया, देवनागरी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और सॉरी दोस्तों, एक सेकंड रुक जाइए। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं बताया है ऊपर। ठीक है, बाएं से दाएं। ठीक है, फारसी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ठीक, इतना याद रखना, फारसी लिपि आंसर होगा इसका। अगर बाई चांस मुंह से गलत निकल जाए और बताने में थोड़ा फ़र्क हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कभी भी कैसे भी डाल देना, उसको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं भी एक आप सभी से के साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप सभी मेरे छोटे बड़े भाई हैं, तो आप लोग कुछ भी सजेशन देंगे तो वो मान्य होगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, जो भी कर पाऊँगा वो आप सभी के लिए करूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। कभी आज डेट नोट कर लीजिए, कभी भी जीवन भर जब तक यह चैनल रहेगा 1 रुपये का आप सभी से लेन देन नहीं किया जाएगा। यह चैनल हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए सेवाएँ प्रोवाइड करवाता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, आप सभी को बताना है। तो कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? ए ऑप्शन है या नहीं है, बी ऑप्शन है रा नहीं है, कि सी ऑप्शन है हा नहीं है, और डी ऑप्शन वा नहीं है। कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो हा व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है। बाकी या, रा, ला, वा, ला यहाँ पर ऐड कर लेना। ये 4 व्यंजन है जो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और हा किस में आता है? तो ऊष्म व्यंजन है। यह क्या है? ऊष्म व्यंजन है, आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, यह प्रश्न सभी एग्जाम्स में आता है। अब यह TRE 4 हो, यूपी TGT PGT हो या स्टेट हो का कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, अगर जिसमें हिंदी का एक भी प्रश्न आता है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कारण है अंतस्थ व्यंजन तो बदलेगा नहीं, वही रहेंगे या, रा, ला, वा, चाहे जो एग्जाम दें आप। ठीक, तो वो भ्रम हो जाता है कि इसलिए सीरीज चलाई जा रही, उस लिए सीरीज चलाई जा रही। जहाँ हिंदी लिखा है आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न बताना है। पश्च स्वर है। ठीक है, पश्च स्वर है, कौन सा है? आप सभी को बताना है। आ है, ई है, ए है, ओ है। ठीक, तो ओ जो है पार्श्व स्वर है कि ठीक है, कौन है? पार्श्व स्वर है, ओ। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों। जबकि आ मध्य तथा ई, ए अग्र स्वर है। ठीक है, तो पश्च स्वर कौन सा है? ओ है। और आ क्या है? अग्र स्वर है, सॉरी आ मध्य स्वर है, मध्य स्वर है। और ई देखा जाए, ई और ए ये कौन से? अग्र स्वर है। ठीक है, इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पश्च मतलब पीछे से, ओ जो है पश्च स्वर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम लोग 7 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। अशुद्ध वर्तनी आप सभी को बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आप सभी को आंसर बताना है। तो पुरस्कार क्या हो जाएगा? अशुद्ध है। पुरस्कार कैसे लिखा जाता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है इस सा के जगह में ये वाला सा बना देना। ठीक है, आधा सा बनाना, पूरा सा नहीं बना देना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 8 नंबर प्रश्न आप सभी को बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यह नहीं होगा श्रृंगार। 1 सेकंड, 8 नंबर प्रश्न दोस्तों बताना है आप सभी को। यह नहीं होगा श्रृंगार, श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार नहीं होता, यह इसी वाला ऑप्शन सही है। श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, यह सही है बिल्कुल। ठीक है, इसको देख लेना एक बार और भूलना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम लोग 9 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। 9 नंबर प्रश्न पर धीरे धीरे चल रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न पर हम आ गए हैं। 80 प्रश्न हम सबको करने हैं। जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे क्या कहते हैं? आप सभी को बताना है। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आप सभी को बताना है। ठीक, तो आंसर बताइए। स्वर, व्यंजन, विसर्ग क्या कहते हैं? जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन, विसर्ग की स्वर कहते हैं। आप सभी को आंसर बताना है। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो व्यंजन का जब मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। दो वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? आप सभी को आंसर बताना है। तो 2 वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों और उन 2 या अधिक शब्दों को जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। ठीक है, इतना याद रखना, इतना अंतर है सिर्फ। 2 वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए, निस्तेज शब्द का निर्माण किस संधि से हुआ है? अब आप सब लोग कहेंगे कि प्रश्न नंबर क्यों नहीं बता रहे? तो प्रश्न नंबर कोई जरूरी नहीं, हम बोल ही देते हैं। 11 नंबर प्रश्न नहीं है। निस्तेज शब्द का निर्माण किससे हुआ? तो निस्तेज शब्द का निर्माण हुआ है विसर्ग संधि से। इसका हो जाएगा निह प्लस तेज। ठीक है, निह प्लस तेज, यह हो जाएगी संधि विच्छेद।
ठीक, तो निह प्लस तेज निस्तेज हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रविसुत, हम लोग 12 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। रविसुत किसका पर्यायवाची शब्द है? रविसुत किसका पर्यायवाची, आप सभी को आंसर बताना है। रविसुत किसका पर्यायवाची है? आप सभी को आंसर बताना है। रविसुत सूर्य का है, शनि का है, घोड़ा का है, यमुना का है? तो आप लोग शायद घोड़ा लगा रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप सभी का रविसुत हो जाएगा घोड़ा का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए, और सूर्य किसका पर्यायवाची है? तो रवि का पर्यायवाची, इसको लिख लेना, रवि का पर्यायवाची है। ठीक है, दिवाकर भी लिख लेना, दिनकर लिख लेना, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगर यमुना का पूछ लिया जाए, ठीक है, यमुना का पूछ लिया जाए तो रविसुता का पर्यायवाची है यमुना, रविसुता का पर्यायवाची, तो रविसुता याद रखना। रविसुता किसका पर्यायवाची है? यमुना का। चलिए, रविसुता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं हम लोग। तो निर्वासित शब्द में प्रत्यय है, तो निर्वासित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आप सभी को बताना है। तो निर्वासित प्रत्यय कौन से होते हैं? आप सभी को बताना होगा। तो जो शब्द के अंत में लगे हों उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगे हों, मतलब अग्रभाग में लगे हों, तो उनको उपसर्ग कहते हैं। इतना याद रखना। निर्वासित, निर्वासित, तो निर्वास होता है एक शब्द, एक शब्द क्या होता है? निर्वास। आप सभी जानते होंगे निर्वास। अगर इसमें इत प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो निर्वासित हो जाता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चिड़ीमार, चिड़ीमार शब्द में, चिड़ीमार शब्द में, एक सेकेंड, हाँ, चिड़ीमार शब्द में समास है। तो चिड़ीमार शब्द में चिड़ियों को मारने वाला चिड़ीमार होता है। तो को आ गया, को क्या हो जाती है? विभक्त। ठीक, क्या हो जाती है? विभक्त। तो जिसमें विभक्त हो वह तत्पुरुष समास होता है। तो चिड़िया को मारने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा, चिड़ीमार तत्पुरुष समास का शब्द है। चलिए, अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग 15 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। कितने नंबर? 15 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। आप सभी को 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना होगा। आप सभी के सामने होगा। कपीस और कपिस श्रुत भिन्नार्थक शब्द है। ठीक है, युग्म का सही अर्थ बताना है सभी को। तो कपीस और कपिस, तो आप सभी का हो जाएगा। पहला ऑप्शन बताइए। बंदर और भारी हो जाएगा, मटमैला की बहस हो जाएगा, मटमैला या फूल हो जाएगा, हनुमान या मटमैला हो जाएगा। तो डी वाला सही हो जाएगा। कपीस का पर्यायवाची होता है हनुमान और कपिस होता है मटमैला। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए प्रश्न है आप सभी के। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, आप सभी को आंसर बताना है। तो तद्भव शब्द कौन सा है बताना है आप सभी को। रात्रि है, पंख है, कार्य है, देव है। ठीक, तो रात्रि नहीं होगा, रात्रि तत्सम शब्द है। रात्रि का तद्भव क्या होता है? रात। ठीक है, अच्छा, पंख का क्या होता है तद्भव? तो पंख ही तद्भव है। क्या है? पंख तद्भव है। अगर इसका तत्सम देखा जाए, क्या देखा जाए? तत्सम देखा जाए तो इसका पक्ष होता है। क्या होता है? पक्ष होता है इसका तत्सम। ठीक है, यही आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, अब पूछ लिया जाए कि देव तत्सम है कि तद्भव? तो मान लो जब यह तद्भव हो ही गया तो तत्सम ही होगा देव, लेकिन इसका तत्सम तद्भव क्या होगा? तो दई होगा। ठीक है, तो दई होगा देव का तत्सम। ठीक है, देव है तत्सम और दई है तद्भव। ठीक, तो देव का तद्भव क्या होगा? तत्सम, दई। ठीक है, कार्य क्या है? तत्सम है, कार्य का तद्भव क्या हो जाएगा? तो काज हो जाएगा। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर याद रखना। चलिए, 17 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। घुड़सवार शब्द किन दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है? तो घुड़सवार, घुड़सवार, ठीक है, किन दो शब्दों के, किन दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है? आप सभी को आंसर बताना है। तो पहले तो आप लोग सभी लोग आंसर बताइए, उसके बाद में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हिंदी और फारसी, हिंदी और फारसी शब्दों से मिलकर बना है। घुड़ हो गया हिंदी और सवार हो गया फारसी। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है। वह शब्द जो दो शब्द भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों। आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द है। आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द है। ठीक, अपोजिट शब्द बताना है आर्द्र का। तो गीला हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। तो आर्द्र का शुष्क होता है। ठीक है, कहीं सूखा गीला गर्म न लगा देना। आर्द्र मतलब आर्द्र का विपरीत उल्टा शब्द होता है शुष्क। ठीक है, चलिए, एक तो जीभ पे छाला है, उतने इतने बड़े बड़े शब्द हैं, तो जीभ को मोड़ना पड़ता, दर्द करने लगता है छाला यार। ठीक है दोस्तों, चलिए, मजाक तक था। अब आप लोग चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बहनों सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए यह बहुत काम आने वाला है चैनल, क्योंकि अपडेट्स भी आप सभी को टाइम टू टाइम इस पर अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में दोस्तों आप सभी की प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के
हिसाब से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के PYQ हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण से करवाए जाएंगे। हिंदी साहित्य तो करवाई ही जा रही है, हिंदी व्याकरण भी जल्दी से जल्दी PYQ स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में दोस्तों जब आप सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, साथ साथ में आप सभी के नोट्स भी डिस्कशन होने लगेंगे। तो 4 सेगमेंट आप सभी के चलेंगे। 4 सेगमेंट आप सभी लोग कंप्लीट कर लेते तो 80 में से 75 प्रश्न कहीं नहीं गए। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब भरोसा कर सकते हैं, वादा है कि आप सभी को बहुत लाभ पहुँचाएगा यह चैनल, सोच नहीं सकते। अभी छोटा चैनल इसलिए आप सभी को थोड़ा और लगता होगा कि सब्सक्राइब करें कि रहने दें, लेकिन ये मत सोचिए, छोटा चैनल जरूर छोटा है, लेकिन इसमें डिस्कशन करने वाला आदमी आप सभी के सामने छोटा नहीं है। चाहे पवन सर हो, चाहे ललित सर हो, दोनों आदमी जो है जो डिस्कशन कर रहे हैं आप सभी के सामने, ठीक है, सर रूपी, तो वो छोटे नहीं हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ चैनल छोटा है, बाकी डिस्कशन करने वाले कोई छोटे नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा मुझे मोटिवेशन दीजिए, और जिससे कि आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, जो किए गए उपकारों को मानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो किए गए उपकारों को मानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आप सभी को बताना है। कृतघ्न, कृतघ्न होता है जो उपकारों को नहीं मानता है। ठीक है, आप सभी को याद होगा, कृतघ्न होता है जो उपकारों को नहीं मानता है, याद रखना। और कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है जो उपकारों को मानता है। तो आप सभी का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आय शब्द में कौन सा लिंग है, आप सभी को बताना है। आय शब्द में कौन सा लिंग है? ए ऑप्शन है पुल्लिंग, बी ऑप्शन है स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन है नपुंसक लिंग, ठीक है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को आंसर बताना है। तो आय जो है स्त्रीलिंग है। क्या स्त्रीलिंग है? तो 20 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आप लोग याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे कहते हैं, कौन सा कारक कहते हैं? आप सभी को बताना। संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक कि करण कारक? तो अपादान कारक कहते हैं। तो अपादान की विभक्ति होती है से, तो से का जब प्रयुक्त होता है तो वह अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो बीच में विभक्ति लगी है से। तो यहाँ बता रहा संज्ञा से जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा होगा। 22 नंबर प्रश्न होगा। दोनों किस प्रकार का विशेषण शब्द है? आप सभी को आंसर बताना है। दोनों किस प्रकार का विशेषण शब्द है? आप सभी को आंसर बताना है। चलिए आंसर बताइए। एक सेकंड, थोड़ा ऊपर इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। अब बताइए, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है कि समुदायवाचक है? चारों ऑप्शन आप सभी के सामने, आंसर बताना है। तो आवृत्तिवाचक हो जाएगा दोनों, दोनों शब्द आवृत्तिवाचक है। अच्छा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा। प्रश्न दोस्तों छूट रहा था, यह प्रश्न हम लोगों को डिस्कशन करना था। अनुसार प्रयोग के अनुसार सर्वनाम कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद आप सभी को बताने हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक जैसे एक सर्वनाम हो गया, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, और संबंधवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। यह 6 सर्वनाम जो होते हैं, तो प्रकार कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं, और 6 आप लोगों को बता दिए गए हैं, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न पर। इसका उत्तर आप सभी को बताना है। चलिए दोस्तों बताइए उत्तर, और इस चैनल को कृतार्थ कीजिए उत्तर बता के। दोनों किस प्रकार का विशेषण शब्द है? आप सभी को आंसर बताना है। दोनों जो है समुदायवाचक विशेषण शब्द है। वही मैं जब डिस्कशन कर रहा था इसको, तो वही मैं सोचूं कि आवृत्तिवाचक कैसे हो सकता है, तो इस तभी ध्यान आया कि एक प्रश्न छूट रहा है। ठीक, समुदायवाचक विशेषण है यह दोनों आप सभी का। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि गणनावाचक विशेषण की पहचान बताइए, तो एक सेकंड आप सभी को बताते हैं। तो यह आप सभी का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, दोनों समुदायवाचक विशेषण है। गणनावाचक विशेषण के उदाहरण आप लोगों को देखना है, तो 1 2 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे लिखा हो तो यह गणनावाचक विशेषण है। ठीक है, दोनों लिखा हो, दोनों लिखा है, तीनों लिखा है, चारों लिखा है, तो समुदायवाचक विशेषण है। अच्छा, आवृत्तिवाचक अगर देखा जाए तो दूना हो गया, तिगुना हो गया, चौगुना हो गया, ये आवृत्तिवाचक होते हैं। क्रमवाचक अगर अब देख लिया जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, क्या दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा, ये होते हैं क्रमवाचक। गणनावाचक 1 2 3 4। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक विशेषण दूना, तिगुना, चौगुना। ठीक है, समुदायवाचक विशेषण दोनों, तीनों, चारों। आप लोगों को याद होना चाहिए। आप सभी को विशेषण के भेद जो बताने थे उसके उदाहरण भी बता दिए। प्रयोग के अनुसार वाच्य के कितने भेद हैं? प्रयोग के अनुसार वाच्य के कितने भेद हैं आप सभी को बताना है। तो प्रयोग के अनुसार वाच्य के कितने भेद हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आप सभी को ऐसे ही बताना है गिनती में।
तो वाच्य के भेद है तीन वाच्य के भेद है। कौन कौन से वाच्य होते हैं? एक होता है कर्तवाच्य, कर्तवाच्य होता है, ठीक है। दूसरा होता है कर्मवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य। तीसरा दोस्तों क्या होता है? भाववाच्य, भाववाच्य होता है। तीन वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य सॉरी कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। याद रखना है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा है? 25 नंबर प्रश्न आप सभी को बताना है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं आप सभी को बताना पड़ेगा। तो 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कौन कौन से सर्वनाम के भेद 6 होते हैं और संज्ञा के भेद 5 होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब आप सभी लोग पढ़े होंगे बचपन से ही। चौथी होती है भाववाचक संज्ञा और पांचवी होती है समूहवाचक संज्ञा। तो ये 5 संज्ञाएं होती हैं, आप सभी को याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। इस दोस्तों 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है तो आप सभी को आंसर बताना है। चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो, तो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। इस घर में 15 लोग रहते हैं तो इसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो 15 क्या हो जाता है? संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्या होता है? पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न, वह शब्द जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष काल, क्या दोस्तों? वह शब्द जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है कहलाते हैं अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। आंसर आप सभी का बी हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है 28 नंबर प्रश्न? जो उपवाक्य वाक्य में 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो विशेषण उपवाक्य कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं कि सरल वाक्य कहते हैं? तो आप सभी को आंसर बताना है। तो संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। क्या? संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। आप सभी का आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, इस वो हो गया। एक सेकंड दोस्तों, बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रही है और कोई बात नहीं है। एक सेकंड, हैंग कर गया लग रहा है फोन। एक सेकेंड। चलिए हो गया दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। थोड़ा फ़ोन हैंग कर गया था तो इस टाइम पे फ़ोन से ले रहा हूँ। लैपटॉप मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया तो फ़ोन मेरा है और टैब भी है, टैब से लेता हूँ, लेकिन इस टाइम पे बाहर भी हूँ थोड़ा और तबीयत भी ख़राब है तो फ़ोन से ले रहा हूँ क्लासेस, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के देखना, कल से लैपटॉप से स्टार्ट हो जाएगा। वो आशा करते हैं कल से लैपटॉप से आप सभी को मिलेंगी क्लासेस, ठीक है। संयुक्त वाक्य वैसे भी क्लासेस आप सभी को मिलना चाहिए, चाहे लैपटॉप से मिले, चाहे टैब से मिले, चाहे मोबाइल से मिले, आप सभी को इससे नहीं मतलब, आप सभी के फ़ोन में चलनी चाहिए और क्लास क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना और सुझाव अपने ज़रूर दिया करिए थोड़ा बहुत। तो चैनल का आप सभी के सुझाव से कुछ कल्याण हो सकता है, तो आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं, आप सभी लोग ज़रूर देना, ठीक है। और चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। दोस्तों हम लोग 29 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। आप सभी को उत्तर बताना है, इसमें फिल करना है बीच में। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य उपवाक्य होते हैं जो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयार्थ बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। तो आप सभी लगाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग आसानी से देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं, आप सभी को उत्तर बताना है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य कि विशेषण? आप सभी को उत्तर बताना। तो सी वाला आप सभी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, ठीक। वैसे 8 होते हैं। 8 का कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक होता है और विविधवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, ठीक है, संदेहवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, विस्मयवाचक होता है, ठीक है, इच्छावाचक होता है और संकेतवाचक होता है। ये 8 होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का आप सभी को चयन करना है। तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जनता में
असंतोष फैल गया है, जनता में असंतोष फैल गया है। हिंदी के प्रचार में आज भी बहुत सी बाधाएं हैं, हिंदी के प्रचार में आज भी बहुत सी बाधाएं हैं। पवित्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? उत्साह नहीं होता, यहाँ पर उत्साह नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो उत्साह नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? साहस होगा, यहाँ पर साहस होगा। ठीक है, उत्साह नहीं होगा। पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा? ठीक, उत्साह जो है पॉजिटिव सेंस देता है और साहस आप सभी को कौन करेगा? तो निगेटिव होता है। नगर की सारी जनता भूखी है, नगर की सारी जनता भूखी है, ये भी सही है, सिर्फ सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न, वह पदबंध जो मुख्य क्रिया, क्या दोस्तों? वह पदबंध जो मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया से मिलकर बनते हैं वह कहलाते हैं सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं, क्रिया पदबंध कहलाते हैं, विशेषण पदबंध कहलाते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। आप सभी को आंसर बताना है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो हो जाएगा आप सभी का क्रिया पदबंध। वह पदबंध जो मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया से मिलकर बनते हैं वह कहलाते हैं क्रिया पदबंध। आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं, आप 33वां प्रश्न देख रहे हैं। घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताना है आप सभी को। अत्यंत लज्जित होना, घड़े से पानी गिरना, अत्यंत संकुचित सोचना, पानी की कीमत समझना। अत्यंत लज्जित होना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यह स्टेट में पूछा गया प्रश्न है, स्टेट फर्स्ट फेज में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग जितने भी स्टेट वाले छात्र हैं अगर इसको ज्वाइन कर लेते तो आप सभी को कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 75 प्रश्न आप सभी के आसानी से सही हो जाएंगे, आप सभी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। मैं कहता हूँ 150 प्रश्न में आप सभी 100 प्लस ले आएंगे अगर सिर्फ यही प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, आप सभी को आंसर बताना है। चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। हम लोग कौन सा प्रश्न कर रहे हैं देख लेते हैं थोड़ा। 34 नंबर प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, यह लोकोक्ति दी गई है और लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। चिराग तले अंधेरा, ऊंची दुकान फीके पकवान, अधजल गगरी छलकत जय, एक पंथ दो काज। ठीक है, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए। ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान होगा, कौन सी होगा? तो ऊंची दुकान फीका पकवान होगा। यह आंसर आप सभी का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो निषेध रहित अलंकार अगर है तो आप सभी का कौन हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा। निषेध रहित आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार कब होता है? उपमा अलंकार कब होता है आप सभी का? जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण आकृत स्वभाव में समानता, क्या दोस्तों? में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इनके वाचक शब्द जानते ही होंगे, कल डिस्कशन किए थे, सा, सी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। और सरिस क्या वाचक शब्द है उपमा अलंकार का। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उपमा अलंकार बार बार पूछा जाता है इसलिए कह रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्टेट देते हैं तो स्टेट में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? आप सभी को आंसर बताना है। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है कि श्लेष अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पर। ठीक है, आप सभी का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार समझ लीजिए, क्योंकि उपमा समझ चुके हैं, रूपक समझ चुके हैं और अनुप्रास समझ लिए, अब उत्प्रेक्षा समझ लेते हैं एक बार। उत्प्रेक्षा यहाँ पर दिया गया है। ठीक, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जाए, क्या की जाए? कल्पना की जाए, तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। और जब समानता की जाए, समानता प्रकट की जाए तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जब भेद रहित समानता की जाए तो रूपक अलंकार होता है। इतना याद रखना, इतना ही डिफरेंस है बस, रूपक उपमा उत्प्रेक्षा में। ठीक, 37 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। छिपे छबीली मुँह लसै, क्या दोस्तों? पंक्तियाँ हैं। छिपे छबीली मुँह लसै, नीचे अचल चीर, मनो कलानिधि झलमलय, कालंदी के तीर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार आप सभी को बताना है? ठीक है, तो मनो आ गए हैं आप सभी को, व्यतिरेक हो जाएगा, निरंग रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि यमक हो जाएगा? आप सभी को आंसर बताना है। तो सी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न।
38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह कौन सा प्रश्न था? 37 नंबर प्रश्न। तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मेघ आए बड़े बंठन, मेघ आए बड़े बंठन के समर के उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेघ आए बड़े ठन बंठन के समर के उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप सभी को इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो मेघ आए हैं, तो जैसे कोई मनुष्य आता है बंठन के सज धज के, तो वैसे मेघ आए हैं, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मानवीकरण अलंकार होता है हो जाएगा जब प्रकृति के पदार्थों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया जाए अथवा प्रकृति की वस्तुओं को मनुष्य की तरह कार्य करते हुए प्रकट किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो आप लोग आंसर कर लेना, यही सही होगा। तो आप लोग सुन भी लिए होंगे डेफिनेशन भी। कृष्णा शोभितीकृत बचपन पाठ के अनुसार हर शनिचर को लोगों को क्या पीने को मिलता था? कृष्णा शोभिती पाठ में अब आप सभी के एससीईआरटी के प्रश्न चालू हो गए। तो एससीईआरटी के भी आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह जूनियर हो, टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। तो आप सभी को आंसर बताना है। तो कृष्णा शोभितीकृत बचपन पाठ के अनुसार हर शनिचर को लोगों को क्या किया जाता था? एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा मोबाइल हैंग कर जा रहा है इस टाइम पे। एक सेकंड बस रुक जाना, आप सभी को आंसर बता दिया जाएगा अभी। एक सेकंड थोड़ा सुधार लें। हाँ चलिए, हो गया। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑलिव कैस्टर ऑयल। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, हम लोग देखते हैं। अच्छा, बचपन शीर्षक संस्करण के लेखक कौन है? या बचपन जो है पाठ है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कृष्णा शोभिती है। कौन है? कृष्णा शोभिती, ये भी याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे किसकी कविता है? आप सभी को बताना, चांद से थोड़ी गप्पे किसकी कविता है? 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो शमशेर बहादुर सिंह की यह कविता है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है चांद से थोड़ी गप्पे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, पंक्ति के रचनाकार कौन है? आप सभी को बताना है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, किसकी पंक्ति है? साहिर लुधियानवी की पंक्ति है। साहिर लुधियानवी की पंक्ति है। सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया। और इनकी एक कविता साथी हाथ बढ़ाना। ठीक, साथी हाथ बढ़ाना से यह पंक्ति ली गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। यह पंक्ति किसकी है? आप सभी को बताना है, किसके द्वारा रचना की गई? ऑप्शन ए है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। एक सेकेंड, भाग लेते हैं पीडीएफ। ए है विष्णु प्रभाकर के द्वारा, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, कृष्णा शोभिती के द्वारा, हेलेन केलर के द्वारा। तो वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, यह इन पंक्तियों की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, याद रखना, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे छोटी हूँ कविता से उद्धृत है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ, उस कविता से यह पंक्तियां ली गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? आप सभी को आंसर बताना है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ठीक, किसके द्वारा रचित की गई है? तो यह हो गई जाएगी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। तो सुमित्रा नंदन पंत के एक एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, शायद कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर आइए। वीर सैनिक के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। वीर सैनिक के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, यह सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है, झांसी की रानी कविता से लिया गया है। ये याद रखना। यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था मैं सबसे छोटी हूँ, इससे लिया गया, लेकिन नहीं, झांसी की रानी से ली गई यह पंक्तियाँ। ठीक है, और एक इनकी काव्य संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मुकुल। ठीक है, मुकुल में जो है झांसी की रानी कविता उद्धृत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, इसका भी आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। इसमें यह जो है कविता, यह इन पंक्तियों को मैं सबसे छोटू हूँ से कविता से ली गई है। ठीक है, ये याद रखना। नौकर नामक निबंध के अनुसार किस समय गांधी ने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25 मील तक ढोया था? आप सभी को आंसर बताना है इसका।
44 नंबर उत्तर बताना है आप सभी को। एक था बोअर का युद्ध। बोअर युद्ध, बोअर युद्ध याद रखना। आप सभी का ऑप्शन ए हो जाएगा। बोअर युद्ध के समय गांधी जी ने क्या किया था? घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर 25-25 मील तक ढोया था। यह वृतांत अनुबंध अनुबंधोपाध्याय के निबंध नौकर से उद्धृत है। ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की आत्मकथा, आप सभी को याद रखना। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह महात्मा जी की आत्मकथा है। याद रखना, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। एलेक्स एम जॉर्ज के निबंध सांस सांस में बांस में चंग लनबा क्या था? आप सभी को आंसर बताना है। एक जादूगर था। क्या था? एक जादूगर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिमालय की बेटियां किसके द्वारा रचित निबंध है? हिमालय की बेटियां किसके द्वारा रचित निबंध है? आप सभी को उत्तर बताना है। तो 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। ठीक है। तो जितनी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे उतनी जल्दी ही जो आंसर आप सभी को बता दिया जाएगा। क्या हिमालय की बेटियां किसके द्वारा रचित निबंध है? कौन सा प्रश्न कौन सा है यह देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न। तो 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। हिमालय की बेटियां किसके द्वारा रचित है? 46 नंबर प्रश्न है, सॉरी दोस्तों। हिमालय की बेटियां किसके द्वारा रचित निबंध है? तो नागार्जुन के द्वारा रचित निबंध है। यह ऑप्शन ऑप्शन आप सभी का ए हो जाएगा। यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध कौन सा है? रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल जी के द्वारा रचित निबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। माधव दास किस कहानी का पात्र था? तो माधव दास किस कहानी का पात्र था? दादी माँ, मिठाई वाला, कठपुतली कि चिड़िया की बच्ची? तो चिड़िया की बच्ची कहानी का पात्र था माधव दास। इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर करके जाइएगा। प्रश्न, चिड़िया की बच्ची किसकी जो है रचना है? जैनेंद्र कुमार जी की कहानी है। किसकी? जैनेंद्र कुमार जी की कहानी है। जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा रचित है, उनकी कहानी नहीं, लेकिन जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। ठीक है। कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर इसको एक्सप्लेन ना किया जाए। खान पान की बदलती तस्वीर शीर्षक निबंध के रचनाकार का नाम बताइए। आप सभी को उत्तर बताना है। तो खान पान की बदलती तस्वीर शीर्षक के रचनाकार कौन से हैं? तो प्रयाग शुक्ल हैं। कौन है? बी नंबर है आप सभी का आंसर, प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है हमारा लोगों का अगला। आश्रम का अनुमानित व्यय शीर्षक लेखा जोखा के रचनाकार कौन है? आश्रम का अनुमानित व्यय, इसका उत्तर बताना है आप सभी को। तो मोहनदास करमचंद गांधी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी वाला ऑप्शन। सी है रामप्रसाद बिस्मिल, डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप सभी को आंसर बताना है। तो मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो आश्रम का अनुमानित वे शीर्षक लेखा जोखा के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 51 नंबर प्रश्न। सॉरी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसकी पुत्री थी? आप सभी को आंसर बताना है। तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला राजा जनक की पुत्री थी। किसकी? राजा जनक की पुत्री थी। उर्मिला को विषय मानकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य लिखा है। क्या लिखा है? साकेत नामक महाकाव्य लिखा है। किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ था? इसका आंसर बताना। यह स्टेट के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं स्टेट में। खर और दूसर किसके सौतेले भाई थे? खर दूसर किसके सौतेले भाई थे? आप सभी को आंसर बताना है। चलिए आंसर बताइए। रामायण पढ़ते होंगे तो आप सभी को पता होगा किसके थे? शूर्पणखा के सौतेले भाई थे, खर और दूसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गिद्धराज जटायु के भाई का क्या नाम था? गिद्धराज जटायु के भाई का नाम था संपाति। क्या था? नाम था संपाति। इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी को पता भी नहीं होगा। गिद्धराज जटायु के भाई का क्या नाम था? संपाति नाम था। चलिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न हो गया, सॉरी 54 नंबर प्रश्न होगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उस वैद्य का क्या नाम था जिसने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उस वैद्य का नाम बताना है आप सभी को। प्रश्नों के माध्यम से आप सभी को कुछ चीज़ें पता भी चल जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सभी को पता नहीं होगा। जैसे गिद्धराज जटायु के भाई का नाम संपाति था, तो किसी को नहीं पता होगा। खरदूषण किसके सौतेले भाई थे? शूर्पणखा के थे। पूरी रामायण खत्म कर दी होगी लेकिन ये याद नहीं होगा किसी को। सुशेषण नामक वैद्य जी थे, सुशेषण नामक वैद्य जी थे जो लक्ष्मण का उपचार किए थे संजीवनी बूटी से। गंगा ने 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों। गंगा ने अपने कितने पुत्रों को नदी में फेंक दिया था? तो आप सभी को आंसर बताना है। तो कितने? 7 पुत्रों को। कितने? 7 पुत्रों को नदी में फेंक दिया था गंगा ने, ठीक है।
57 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। अंबिका और अंबालिका, क्या दोस्तों, अंबिका और अंबालिका रानियां थी। इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। अंबिका और अंबालिका किसकी रानियां थी? तो अंबिका और अंबालिका विचित्र वीर की रानियां थी। किसकी? विचित्र वीर की रानियां थी। यह आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। कुंती भोज कन्या, तुम किसी की देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यह कथन किस ऋषि का है? आप सभी को आंसर बताना है। तो यह दुर्वासा ऋषि का कथन है। किसका है? दुर्वासा ऋषि का कथन है। कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो यह दुर्वासा का कथन है। आप सभी को याद रखना, ठीक है। तो यह कुंती को वरदान दिया था दुर्वासा ऋषि ने, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी का है। 65 नंबर प्रश्न है। बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। दुर्योधन से यह कथन किसने कहा था? आप सभी को उत्तर बताना है। तो दुर्योधन से यह कथन भीष्म ने कहा था। किसने कहा था? भीष्म पितामह जी ने कहा था, ठीक है। महाभारत के युद्ध के समय कहा गया था कि बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। तो यह भीष्म ने कहा था दुर्योधन से। वो किसी की बात मानने वाला था नहीं भाई, वो उसको सर्वनाश करना था। तो जो सर्वनाश करने वाला होता है, तो जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, ठीक है। तो वो चाहे उससे कोई भी कहे, भगवान भी उतर आते कहते तो कुछ नहीं होने वाला था। 60 नंबर प्रश्न आप सभी को उत्तर बताना है। यह कौन सा प्रश्न है? 60 नंबर प्रश्न। अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही इनको समापरास्त करना होगा। अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य द्रोण के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य द्रोण के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है। तो यह कथन किसका है? आप सभी को बताना है। तो यह कथन किसका है? 60 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो यह श्री कृष्ण का है। यह श्री कृष्ण का कथन है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, लाख की चूड़ियाँ शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र का क्या नाम था? लाख की चूड़ियाँ शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र का नाम क्या था? आप सभी को आंसर बताना है। तो बदलू नाम था। क्या नाम था? बदलू नाम था। आंसर ये हो जाएगा आप सभी का। और यह कहानी किसकी है? लाख की चूड़ियाँ कहानी किसकी है? तो कहानी है या कामता नाथ की? किसकी है? कामता नाथ की है। आप सभी को आंसर पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। दीवानों की हस्ती किस विद्या की रचना है? दीवानों की हस्ती किस विद्या की रचना है? आप सभी को आंसर बताना है। तो दीवानों की हस्ती कविता है, कविता विद्या की रचना है, आप सभी को बताना है। और यह किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की जो रचना है। तो भगवती चरण वर्मा की रचना है दीवानों की हस्ती, ठीक है। याद रखना, भगवती चरण वर्मा, ठीक है, इनकी रचना है। यह कविता है, ये भी याद रखना है। चलिए, कदम मिलाकर चलना होगा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम बताना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता है, ठीक है। कदम मिलाकर चलना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार का क्या नाम है? पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार का क्या नाम है? इस्मत चुगताई, प्रदीप तिवारी, ऋत्विक घटक, आरदेशिर, एम ईरानी। यही डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। पानी की कहानी किसके द्वारा रचित निबंध है? तो पानी की कहानी किस विद्या की रचना है? तो निबंध है। आप सभी को ये याद रखना पड़ेगा। और पानी की कहानी, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा उसकी स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर। तो दोस्तों आंसर इसका बताइए, पानी की कहानी किसके द्वारा रचित निबंध है? तो यह रचित निबंध है रामचंद्र तिवारी के द्वारा रचित निबंध है। ऑप्शन आप सभी का ए हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग 66 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। चांद बीबी ने किस किले की रक्षा हेतु अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था? तो आप सभी को आंसर बताना है। तो आंसर आप सभी का ए अहमदनगर का किला, बी दिल्ली का किला, सी आगरा का किला, डी चित्तौड़गढ़ का किला। आप सभी को आंसर बताना है। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? अहमदनगर के किले की रक्षा हेतु। अहमदनगर के किले की रक्षा हेतु चांद बीबी ने किस किले की रक्षा हेतु अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था? तो अहमदनगर के किले की रक्षा हेतु, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा है? एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा है? ऑप्शन आप सभी को आंसर बताना है। ऑप्शन हो जाएगा यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण दक्षिण सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका, ठीक है।
इसको आंसर बताना है आप सभी को। तो एशिया की शक्ति कम होने पर यूरोप द्वीप आगे बढ़ा है। एशिया की शक्ति कम होने पर यूरोप द्वीप आगे बढ़ा है। आंसर आप सबका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को दोस्तों। H.G. वेल्स द्वारा लिखित पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में किस भारतीय शासक की प्रशंसा विशेष रूप से की गई है? तो किस भारतीय शासक की प्रशंसा विशेष रूप से की गई है, आप सभी को आंसर बताना है। तो 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आंसर 68 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, अशोक की प्रशंसा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के विभाजन में किस नेता का योगदान रहा है? भारत के विभाजन में किस नेता का योगदान रहा है? तो जिन्ना का योगदान रहा है। सोचना ही नहीं, डी वाला ऑप्शन लगाना, आगे बढ़ना है। ठीक है, हाँ, भारत के विभाजन में जिन्ना का योगदान रहा है। ठीक, भारत का विभाजन 2 नए राष्ट्रों में करने की घोषणा किसने की थी, आप सभी को बताना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो आप सभी को आंसर बताना है। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी इसका आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक, यह पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। ठीक, और यह किस कविता से ली गई? तो झांसी की रानी की कविता से ली गई है। और इनका काव्य संग्रह का क्या नाम है? मुकुल नाम है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की काव्य संग्रह का क्या नाम है? तो मुकुल नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृत संसार पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई संसार पुस्तक है का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आप सभी को बताना है। प्रेमचंद, ए ऑप्शन हो गया, रामचंद्र शुक्ल, सी गिरीश कर्नाड, बी अमृत राय, डी ऑप्शन। आप सभी को आंसर बताना है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद ने किया था। किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था संसार पुस्तक नाम से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लोकगीत 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। 72 नंबर प्रश्न है, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, लोकगीत जी सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। उक्त वाक्य का संबंध किस पाठ से? आप सभी को आंसर बताना है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। यह कथन किसके द्वारा रचा गया है? भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया निबंध है। ठीक है, तो यह लोकगीत से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? तो लोकगीत से लिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारे लोगों का 73 नंबर प्रश्न। कृष्णा सोबती ने अपने बाल्यकाल का चित्रण किस कृति में किया है? तो बचपन में किया है। सोबती एक सोहबत हसमत शब्दों के आलोक, तो बचपन में किया है उन्होंने। अपने बचपन की बाल्यकाल का चित्रण बचपन नामक संस्मरण में किया है। तो यह अगर पूछा जाए किस विद्या की रचना है, तो संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड, ये संस्मरण है। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर कृत ऐसे ऐसे एकांकी के पात्र हैं। तो यह पूछ लिया जाएगा ऐसे ऐसे किस विद्या की रचना है? तो एकांकी है। तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है ऐसे ऐसे एकांकी के। तो पात्र कौन है? आप सभी को आंसर बताना है। मोहन और दीनानाथ विष्णु प्रभाकर कृत ऐसे ऐसे एकांकी के पात्र हैं। तो मोहन और दीनानाथ कहाँ है? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नहीं, अगला पैसेज है 75 से 77 है, फिर आप सभी का पड़ेगा उसमें। तो पैसेज देख लेते हैं देर न करते हुए। विश्व में बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी। ठीक है, और अंत में सफल हुए हैं। विफलता से बेहतर कोई भी शिक्षक नहीं है। विफलता हमें यह सवाल करने का मौका देती है कि मुझसे क्या गलत हुआ है। जीत हार जीवन की क्रिया है, इसे जीवन बना देना गलत है। एक क्रिया को माथे पर जगह देना और दूसरे को खारिज कर देना गलत है। ठीक है, आप सभी का याद रखना, क्योंकि बहुत ही अच्छा पैसेज है, आप सभी के जीवन में काम आएगा। जीवन का आनंद का जीवन इसी में निहित है कि बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, आंतरिक जीवन की सुसंगतता यहाँ पर है। आंतरिक जीवन की सुसंगतता ही कर्म क्षेत्र के मूल है। ठीक है, भौतिक उपलब्धियों का ढेर अंतस के खाली होने की कीमत पर भी हो सकता है।
हार इच्छा में शामिल है नहीं है, पर लोक कल्याण पर कोई सकारात्मक हस्तक्षेप न होता हो तो जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना भी उचित नहीं है। ठीक है, सफलता और प्रगति जैसे शब्दों के नए अर्थ तय करने होंगे। तो यह है पैसेज। पैसेज के आप सभी को देना है उत्तर। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। यह 75 नंबर प्रश्न है। गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सही है? असफल होने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाते, तो ये गलत है। हार जीत को जीवन बना देना गलत है, ये सही है आप सभी का। असफलता सीखने का मौका नहीं देती, ये भी गलत है। एक बार असफल होने पर पुनः कोशिश करनी बेकार है, ये भी गलत है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। विफलताओं को अच्छा शिक्षक क्यों कहा गया है? विफलताओं को अच्छा शिक्षक क्यों कहा गया? आप सभी को बताना है। विफलताएं हमें अपनी गलतियों को समझने के मौके देती, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 76 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसे जीवन बना देना गलत है। इसे जीवन बना देना गलत है। गद्यांश के अनुसार रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? हार जीत को, सफलता को, हस्तक्षेप को, विफलता को। तो 77 नंबर प्रश्न का उत्तर देना हार जीत, हार को जीवन बना देना गलत है। अगला दोस्तों पद्यांश है। पद्यांश के 78 से 80 मतलब 3 प्रश्न है, देख लीजिए। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, जगह सब काल में वह ही मिले फूले फूले। पर्वत को काट कर सड़कें बना देते हैं वह, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वह। वही मिले वही मिले फूले फले वही मिले फूले फले में वह का प्रयोग किनके लिए किया गया? 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो 78 नंबर प्रश्न का फटाफट उत्तर बताइए। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कभी मुश्किलों से घबराते नहीं। ठीक है, वही मिले फूले फले। चलिए दोस्तों 79 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कविता में किनकी चर्चा की गई है? तो कविता में किनकी चर्चा की गई? भाग्य के भरोसे रहने वालों की, ये इसकी नहीं की गई। बहुत जल्दी घबरा जाने वालों की, गलत है। वीरता का प्रदर्शन करने वालों की, सतत रूप से कर्म करने वालों की। 79 नंबर प्रश्न का उत्तर है सतत रूप से कर्म करने वालों की जो है चर्चा की गई है। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा लोगों का, हमारे इस प्रैक्टिस सेट का। अथक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की क्या पहचान है? तो अथक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की क्या पहचान है? आप सभी को उत्तर बताना है। तो जो परिश्रम करके धन कमाना जानते हैं, जो किसी भी काम से घबराते नहीं, यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों यह हो गया आप सभी के 80 प्रश्न, और प्रैक्टिस सेट आप सभी का तीसरा खत्म होता है, फिनिश होता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे आप सभी के प्रैक्टिस सेट सब कब कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम से पहले आप सभी को पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए इस प्रैक्टिस सेट को, और ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और लाइक चैनल को कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक करेंगे तो थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप सभी तक सफलतापूर्वक पहुंच रहा है और आप सभी को अच्छा भी लग रहा है। तो लाइक करने का